हेलो क्लास 10, हाउ आर यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पावर और फिर मूव करेंगे दूसरे चैप्टर पर। ठीक है, आपको पता है कि पावर क्या होती है बेटा, वर्क अपॉन टाइम। और अगर मैं बात करूँ इट इज़ नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्लियर है। तो पावर की यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो वर्क को जूल में मापते हैं और टाइम को सेकंड में। तो पावर की यूनिट क्या आ गई, जूल पर सेकंड, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्यार से वोट भी बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। ठीक है, अब आपने देखा है कि आपके घरों के बाहर एक मीटर लगा हुआ है और मीटर किस चीज़ की रीडिंग देता है, वो आपकी रीडिंग देता है कि इस मंथ आपने इतनी एनर्जी को कंज्यूम किया है और उसी का आपको पेमेंट करनी पड़ती है मंथ के आखिर में। क्लियर है। तो अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा ना तो वो ऐसे बोलता है कि आपने इतने किलोवाट आवर या फिर इतनी यूनिट को यूज़ किया है, इतने किलोवाट आवर या फिर इतनी यूनिट को यूज़ किया है। ठीक है, तो अल्टीमेटली किलोवाट आवर किसकी यूनिट है, एनर्जी की यूनिट है या फिर वर्क की यूनिट है। चलिए इसको समझते हैं। देखो, अगर मैं वर्क को निकालना चाहूँ तो वर्क को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ P इंटू टी, इसको उधर ले गया मैं टी को, और P किस में नापते हैं, अभी भी आपने देखा वोट में, और टाइम को सेकंड में नापते हैं। ठीक है कि नहीं बात आपको। तो दिस इज़ वर्क, और वर्क की ये भी यूनिट हो सकती है, क्या तो मैं जूल बोल लूँ या फिर क्या बोल लूँ, वोट इंटू सेकेंड। तो ये भी किसकी यूनिट है, वर्क की। क्लियर है। चलिए अगर मैं इधर इसको जूल लिखूं तो जूल इज इक्वल टू वॉट सेकंड। लेकिन जो हमारे घरों में मीटर लगा हुआ है वो किस में नापता है, यूनिट, किलोवाट आवर में। इससे बड़ी यूनिट है। चलिए किलोवाट में करते हैं। किलोवाट का मतलब आपको यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ेगा, है ना। कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, मैं दोनों तरफ 1000 से गुना कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ आ जाएगी और इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, किलोवाट लिख सकता हूँ, किलोवाट। अब ये सेकंड है, ठीक है, और ये क्या है, जूल। ठीक है, अभी इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक आर में कन्वर्ट करना है, किलोवाट आर। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए दोनों तरफ आप 3600 से गुना कर दो, तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो जरा ध्यान से, 36 1 2 5 जीरो होंगी, 36 के बाद ये आ जाएगा आपके पास जूल। और ये आपको पता है कि एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 सेकंड को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 आवर से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो किलोवाट आवर आ गया। ठीक है, मतलब किलोवाट आवर का मतलब इतने जूल एनर्जी है। ठीक है, अगर आपने 1 किलोवाट आवर को यूज़ किया है तो आपने इतने जूल एनर्जी को यूज़ कर लिया है। अगर इसको लिखूँ तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रिलेशन है और काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में। क्लियर है बात। नंबर 2 बात सुनो आप, कि किलोवाट आवर को आपके बिजली के बिल में यूनिट भी लिख देते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ आपने 360 किलोवाट आवर यूज़ की है या फिर 360 यूनिट यूज़ की है, वो बात एक ही है। ठीक है, इसीलिए किलोवाट आवर को कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इसी को देखकर आपको बिल को क्या करना होता है, पे करना होता है। क्लियर है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट आपको, तो दिस विल कवर द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है न्यूमेरिकल वाइज तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। NCERT एक्सरसाइज इज मस्ट, उसमें आपको कोई भी कोताही नहीं बरत रही है। क्लियर है बात। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, डेट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैग्नेट को। मैग्नेट क्या होती है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप की आयरन ओर होती है। ठीक है, जिसके अंदर 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक क्या होते हैं, साउथ पोल। ये हमेशा दूसरी चुंबक को क्या तो अट्रैक्ट करेगी या फिर रिपेल करेगी, लेकिन लोहे को हमेशा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ठीक है, मान लो मेरे पास एक चुंबक है और मैं उसको यहाँ रखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ना इसके ऊपर कुछ अट्रैक्शन लगा ना ही रिपल्शन लगा। ठीक है, मतलब मैग्नेट की यहाँ पर फोर्स लगाने की कैपेसिटी नहीं है। लेकिन मैं जैसे ही इसके आसपास आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस चुंबक के ऊपर फोर्स लगता है। वो अलग बात है कि अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है। ठीक है, और जैसे ही और क्लोज जाता हूँ तो फोर्स की इंटेंसिटी बढ़ती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक रीजन है जिसके अंदर ही मैग्नेट क्या लगा सकती है, फोर्स लगा सकती है। क्लियर है बात आपको। और उस रीजन के अंदर भी वेरिएशन है, यहाँ पर फोर्स कम लगेगा और यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आप इस फोर्स को कैसे विजुलाइज कर सकते हो, आप क्या करें, एक गत्ता लें और गत्ते के ऊपर चुंबक रखें। ठीक है, और उसके आसपास स्प्रिंकल कर दें आप क्या, लोहे का पाउडर। ठीक है, और गत्ते को धीरे से स्टेप करें तो आपको कुछ इस तरीके का ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलेगा कि अपने आप जो आयरन की पाउडर है वो इस तरीके से अलाइन कर लेंगे अपने आप को। एक ब्यूटीफुल पैटर्न देखने को मिलेगा आपको इस तरीके का। ठीक है,
ठीक है। तो मतलब जो चुंबक है वो इस तरीके से क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, और इसी पैटर्न को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं बेटा? मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन। क्लियर है बात आपको? ये आपकी बुक में भी आपको मिलेगा, इसी को हम डिस्कस करते हैं आगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ नहीं है, ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसकी सहायता से हम चुंबक के आसपास उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। क्लियर है बात आपको? चलिए, मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है और मैं सिर्फ उसका नॉर्थ पोल दिखा रहा हूँ। कौन सा पोल दिखा रहा हूँ? नॉर्थ पोल। और वो इस पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में आ गया है, तो उसके ऊपर कैसे फोर्स लगेगा वो देखते हैं। नॉर्थ को हमेशा रिपेल करता है बेटा। जैसे आपने पढ़ा है कि पॉजिटिव को रिपेल करेगा, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। वैसे ही साउथ नॉर्थ को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो दो फोर्स लग रहे हैं इस नॉर्थ पोल पर। अगर मैं उन दोनों का इफेक्ट देखूँ, टोटल इफेक्ट देखूँ, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको? तो मतलब नॉर्थ पोल इस तरफ चल पड़ा। चलिए, नॉर्थ पोल को यहाँ मान लेता हूँ, तो नॉर्थ को रिपेल करेगा, नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, तो इसका टोटल इफेक्ट ऐसे आएगा। तो आप सोच सकते हैं ये और कुछ भी नहीं है, ये लाइन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और कुछ भी नहीं है, ये तो नॉर्थ पार्टिकल का पाथ फॉलो है। अगर उसको फ्री छोड़ा जाए किसी भी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने के लिए, हाँ के ना? क्लियर है? तो आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, इट इज़ द पाथ फॉलो बाय द नॉर्थ पोल इफ इट इज़ फ्री टू मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए मैग्नेट। क्लियर है? अच्छा, अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। देखिए, अगर मैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पर अगर एक टेंजेंट खींचूँ, तो वो मेरे को क्या बता रहा है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नॉर्थ पोल किस डायरेक्शन में जा रहा है, यही तो बता रहा है। अगर देखो ये टेंजेंट खींचता तो यही आता, तो यहाँ पर ऐसे आएगा टेंजेंट। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या बताता है कि टोटल मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ। क्लियर है बात आपको? ठीक है। और जहाँ पर ये लाइनें दूर दूर होंगी तो आपको बता देना है कि वहाँ पर फोर्स क्या हो रहा होगा? घट रहा होगा। और जहाँ पर ये लाइन एक ज़्यादा क्लोज होंगी, मतलब अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एंड पर देखो ज़्यादा पास है, और यहाँ पर जैसे जैसे दूर जाएंगे आप और दूर होती जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर वीक हैं और यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पर फोर्स ज़्यादा लगेगा और यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा? कम लगेगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं? देखिए, अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे इसको क्रॉस कर जाती है, मान लो ऐसे क्रॉस कर जाती है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को, तो उसका टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट आपको देता है नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। तो यहाँ पर तो डायरेक्शन ये आ जाती और यहाँ पर नॉर्थ पोल की डायरेक्शन ये आ जाती। तो एक पॉइंट पर नॉर्थ पोल एक ही डायरेक्शन में तो जा सकता है, वो दो जगह नहीं जा सकता, तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्लियर है बात? तो प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर मैं बात करूं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट आपको बताता है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन। नंबर दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। और नंबर 3 बात यह है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगी वहां पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा और ज़्यादा फोर्स लगेगा। क्लियर है बात आपको? ठीक है। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो इस चीज़ को देखिए, पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा?